इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आज देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। उत्तर प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उस पर ही कई चीजें तथ्य जो है जमा करने के कारण मुझे देरी हुई। उत्तर प्रदेश का मामला आप जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने बड़ी साजिश का खुलासा किया है। लेकिन आज हम यहीं पर नहीं रुकेंगे। उसके अलावा तीन चार तरह की और जो साजिशें हैं जिसका खुलासा पुलिस ने किया है, स्थानीय नागरिकों ने किया है, उस सब पर हम बारी बारी से आएंगे। कल जो हाथरस केस पर मैंने आपको एक बात बताया था, काफी सारे लोग तथाकथित राष्ट्रवादी कहूं, मैं उनको तथाकथित इसलिए कहता हूं क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर लोग हैं। वो भेड़ हैं, उनको कोई भी हाँक कर ले जा सकता है और आपके राष्ट्रवादी मुहिम को कमजोर किया जा सकता है। वो लोग हैं जो कह रहे थे कि हाथरस केस में लड़की को रात में क्यों जलाया, रात में क्यों जलाया। वामपंथी और कांग्रेस से ज्यादा कुछ हमारे लोग लगातार उठा रहे थे ये सवाल। आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात उठा और सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामा में उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुबह जो कहा, मैंने आपको कल बताया था वीडियो में। बड़ी योजना थी उत्तर प्रदेश को अराजकता में धकेलने की, दहलाने की। उस पूरी योजना पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ठंडा पानी डाल दिया। उसकी बेचैनी तेज थी। अगर रात में पीड़िता का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता तो जैसा कि आपको कल बताया था कि बड़े पैमाने पर हरे और लाल फंडिंग के कारण पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाने की योजना बना ली गई थी। उत्तर प्रदेश को लेकर कोलकाता से लेकर मुंबई और दिल्ली तक मसाल जुलूस बना जो है निकालने की योजना थी। और साथ साथ आपको कल मैंने कुछ वेबसाइट्स पे बताया था, वो वेबसाइट आज भी आपको दिखाता हूं। जो जो वेबसाइट में साफ साफ दिखा रहा है कि वो लोग साजिश रच रहे हैं उत्तर प्रदेश को दहलाने की और उत्तर प्रदेश की आड़ में पूरे देश को दहलाने की। यही बात आज सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने कहा। योगी सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि सुबह 3 बजे आपने पीड़िता को का अंतिम संस्कार कर दिया, दाह संस्कार कर दिया, सुबह होने तक आपने इंतजार क्यों नहीं किया। ये सब वो साजिशें आपको कल बताया था। योगी सरकार ने कोर्ट में हलफनामा फाइल किया। ये देखिए, आपको जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम डॉट कैरेट डॉट को जो है, ये यहाँ एक बड़ी साजिश थी जो कल आपको बताया था। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा सरकार ने, पहले वो बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया और कहा सुप्रीम कोर्ट से कि आप सीबीआई, देखिए कितनी साफ सरकार है, ट्रांसपेरेंट सरकार है। और जो पीड़ित है उसका भाई कह रहा हमको सीबीआई जांच नहीं चाहिए, लेकिन योगी सरकार कह रही है कि आप सीबीआई जांच का आदेश दें। ऑलरेडी पूरे प्रदेश को बदनाम किया गया है और मैं चाहता हूं, योगी सरकार ने कहा, कि उस सीबीआई जांच की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करे। ये आपको महाराष्ट्र से तुलना कीजिए, जहां सुशांत केस में सीबीआई जांच के लिए पूरा प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस नहीं चाहती थी सीबीआई जांच कराना, क्योंकि वो कुछ छुपाना चाहती थी। यहाँ योगी सरकार कुछ छुपाना नहीं चाहती। उसने सुप्रीम कोर्ट से आज मांग किया कि आप इसकी सीबीआई इंक्वायरी का निर्देश दीजिए और आप स्वयं एक कमेटी बनाइए जो उसकी निगरानी करे, हमें कोई लेना नहीं। क्योंकि ऑलरेडी सरकार को बहुत बदनाम किया जा चुका है। यानी सुप्रीम योगी सरकार की मंशा स्पष्ट है। और
पीड़िता की ओर से पीड़ित परिवार का जो भाई है संदीप, वो कह रहा है हमको सीबीआई जांच नहीं चाहिए, उसकी मां कह रही है सीबीआई जांच नहीं चाहिए, और वो लोग, वो मीडिया कर्मी फंस रहे हैं इसमें, जो कह रहे थे सीबीआई जांच नहीं चाहिए, क्यों टेप किया गया, वो सब के मुंह पर एक बड़ा तमाचा योगी सरकार ने मारा सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि आप सीबीआई जांच दीजिए और इसकी निगरानी स्वयं कीजिए। उन्होंने कहा कि ये जांच रिपोर्ट का विस्तृत जो पूरा ब्यौरा है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जांच सबमिट किया, और कहा कि कुछ निहित स्वार्थी ताकतें निष्पक्ष जांच के न्याय के रास्ते में रोड़ा बन चुकी है, इसलिए अच्छा हो कि आप सीबीआई जांच के का आदेश दें और आप स्वयं निगरानी करें। ये पहली सरकार इस तरह की है जो सुप्रीम कोर्ट को कह रही है कि आप निगरानी कीजिए, वरना महाराष्ट्र अभी अभी, पुरानी गुजरात और भूल जाइए, अभी अभी आपको महाराष्ट्र में सीबीआई जांच ना हो इसको लेकर महाराष्ट्र की सरकार गई अदालत में, मुंबई की पुलिस गई, और रिया, जस्टिस फॉर रिया वाले चैनल और भी गए, और जस्टिस फॉर रिया जो है, रिया भी गई कोर्ट में कि सीबीआई जांच ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या जरूरत थी कि आप सुबह 3 बजे आपने अंतिम संस्कार किया, तो उसने एफिडेविट फाइल किया और उसने कहा कि हाथरस कांड के बहाने राज्य सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया, याद रखिएगा सोशल मीडिया, उसमें दलित बनाम सवर्ण का एक मुद्दा राजदीप का भी उठाया हुआ है। फिर कहा टीवी और प्रिंट मीडिया, टीवी में आज तक की रिपोर्टर केस फिक्स करती हुई पकड़ी गई, टीवी टुडे की रिपोर्टर किस केस फिक्स करते पकड़ी गई, और पीड़िता के परिवार को गुमराह करते पकड़ी गई, और उससे फर्जी वीडियो बनाने के लिए आग्रह करती हुई पकड़ी गई, और एबीपी न्यूज की रिपोर्टर धरना देती पकड़ी गई। तो टीवी और प्रिंट मीडिया आक्रामक अभियान चलाए हुए हैं, क्योंकि यह मामला पूरे देश के आकर्षण का केंद्र बन गया है, इसलिए इसकी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच हो और खुद सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करे। कहा कि वो तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने, पर आपने ये जो है इसमें कि एकाएक रात में क्यों सब जला दिया, तो इन्होंने कहा योगी सरकार ने, क्योंकि एक बड़ी साजिश रची गई थी, यदि रात में शवदाह नहीं किया जाता तो ये लोग पूरी सुबह उत्तर प्रदेश को दहला देते। ये पूरी इनकी योजना थी, और इस पूरी योजना का खुलासा योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया है। कहा कि रात में अंत्येष्टि ना करते तो सुबह भड़क जाती भारी हिंसा, ये पूरी पूरी बात उन्होंने कहा, और ये सबूत सारे पेश किए कि किस तरह से हिंसा भड़क सकती थी, और इसीलिए आनन फानन में अंतिम संस्कार करना पड़ा। आपको कल बताया था कि सबको लेकर प्रदर्शन, अराजकता, दंगे की योजना बनाई गई थी, और इसमें वेबसाइट तक बनाया गया जिसमें हरे और लाल देश से बड़ी मात्रा में फंडिंग आई। इसमें एक और नाम आया, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसको भारत सरकार के कारण ये देश छोड़कर जाना पड़ रहा है, उसने फंडिंग कराई, और पॉलिटिकल पार्टी पप्पू पिंकी आपने देखा ही है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा सा धरा, उसकी फिक्सिंग आपने देखी ही है। ये सारे योजना बनाई गई थी। अब की योजना में 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया। पहला आया भीम आर्मी, चंद्रशेखर रावण, जो भारत को दहलाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसमें गांव वालों से जब बात की गई पूरी, तो पता चला कि बाहर से, आगरा मेरठ से बस भर भर के बाहर के लोग लाए थे, ताकि मीडिया के सामने उनको हाथरस का व्यक्ति प्रस्तुत किया जा सके। खेतों के रास्ते और गलियों के रास्ते सब जगह से लाया गया था। एसआईटी जांच में जब पुलिस ने इन सबको रोका था, तो आपको ध्यान होगा कि उसमें एबीपी न्यूज की रिपोर्टर वहां धरने की नौटंकी करने लगी थी, धरने पर बैठ गई थी, और आज तक तो नौटंकी में नंबर 1 है ही, आज तक सबसे फेक। तो जब ये नौटंकी कर रहे थे, आज ये बात भी सामने आई कि बड़े मात्रा में मेरठ, आगरा से बस भर के बाहरी लोग लाए गए थे पूरे हाथरस को दहलाने के लिए। हाथरस के बहाने यूपी, यूपी के बाद दिल्ली, दिल्ली से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कोलकाता, इसके लिए मसाल जुलूस का वो पोस्टर आपको दिखाऊंगा जिसमें सारे मेट्रो सिटीज और इन सब की पूरी योजना थी। बिहार चुनाव को प्रभावित करने की योजना थी। पिछले बिहार चुनाव में अखलाक के नाम पर अवार्ड वापसी खेल हुआ था। तो ये पूरी पूरी योजना थी इन सब की, और इसके लिए चंद्रशेखर रावण के जो गिरोह के लोग हैं वो बाहर से भर के आए थे। तो पहला ये खुलासा हुआ। दूसरा ये खुलासा हुआ,
पहला नहीं दूसरा खुलासा, पहला खुलासा तो रात में अंत्येष्टि नहीं होती, तो ये दंगे भड़काते, ये लोग हिंसा करते। दूसरा ये खुलासा हुआ इस मामले में कि बड़े पैमाने पर इसमें पीएफआई, जो दिल्ली को जिसने दहलाया, दिल्ली को बंधक बनाया फरवरी में, और दिल्ली में अवैध पैसे के दम पर, हरे और लाल फंडिंग के दम पर पूरी दिल्ली को में 53 लोगों की जान गई, संपत्ति का नुकसान हुआ, और दिल्ली 84 के बाद पहली बार दिल्ली भय के साए में जिया। उसमें जिस पीएफआई का नाम आया था, उस पीएफआई के 4 अपराधी पकड़े गए। चारों अपराधी के नाम है अतीकुर रहमान, ये मुजफ्फरनगर का है, कप्पन सिद्दीकी, ये बेंगोरा केरल का है, मल्लापुरम केरल का है, पीएफआई केरल से ऑपरेट करती है। दिल्ली में शाहीन बाग में जो बनाया गया था यहाँ सेंटर, वहां भी इसका मुख्यालय है। मसूद अहमद कस्बा का रहने वाला है, जिला बहराइच है उसका। और आलम आलम जो है, ये जो है जिला रामपुर का रहने वाला है। रामपुर आप जानते हैं कि सपा का गढ़, आजम खान का गढ़। तो ये 4 पीएफआई के एजेंट पकड़े गए हैं। ये किस रूप में आ रहे थे? जो मैं आपको एबीपी और आस्था को ये बता रहा हूं, ये पत्रकार के रूप में हाथरस में को दहलाने आ रहे थे। पत्रकार, इसीलिए कई लोगों ने ये कहा था कि क्यों गांव को घेर दिया गया एसआईटी रिपोर्ट में। अब आपने देखा कि योगी सरकार की जो खुफिया एजेंसी कैसे काम कर रही थी। रात में अंतिम संस्कार किया, ये वो पत्रकार है आज तक वाली जिसने पीड़िता को के भाई को कहा कि एक फर्जी वीडियो बना के दे दो कि योगी सरकार ने तुम पे दबाव बनाया था। ठीक है, अब ये था अंतिम संस्कार क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे दिया योगी सरकार ने कि अगर हम रात में नहीं करते, अगले दिन पूरे प्रदेश को दहलाने की योजना थी, जो साबित हो रहा है किससे। वो जो वेबसाइट खोले गए, जो फंडिंग आया, जिसमें पीएफआई से लेकर भीम आर्मी तक शामिल थे। भीम आर्मी के कहां से लोग लेके आए? आगरा मेरठ से लोग लाए हाथरस दहलाने के लिए। दूसरा पीएफआई जिसने दिल्ली को दहलाया, फरवरी में दहलाया, उसके 4 अपराधी आज पकड़े गए हैं, और ये चारों पत्रकारों के भेष में घुस रहे थे। दूसरा आरोप जो राष्ट्रवादी तथाकथितों ने भी लगाया कि गांव में पत्रकारों को क्यों नहीं घुसने दिया, आप देखिए कि कैसे दंगाई पत्रकार का आई कार्ड लेके उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे। और इसमें बड़े पैमाने पर कहा योगी सरकार ने कि जातीय हिंसा, क्योंकि 14 में चूंकि आप 14 में एकजुट हुए हैं, और ये एकजुटता हरे और लाल को रास नहीं आ रही, और हरे और लाल का जो प्लेटफॉर्म है जिससे ट्रेन चलता है वो कांग्रेस है, उसको रास नहीं आ रही। इसीलिए उसको तोड़ने के लिए बार 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 ये प्रयास होता है। और मैं उनके प्रयास को समझ सकता हूं, लेकिन हमारे जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, भेड़ व्यवहार करते हैं, कई बार कह चुका हूं, मैं अपने शरीर पर ये बोझ उठाने को तैयार हूं। शाम 6:15 बजे आपको न्यूज बुलेटिन देता हूं, इसके बावजूद आप आज तक एनडीटीवी, इंडिया टुडे के बहकावे में आकर अपनी ही सरकार से सवाल उठाते हैं। आपने कभी सोचा कि ये जो हरा गैंग है कभी सपा से सवाल उठाता है? ये जो हरा गैंग है कभी लालू से सवाल उठाता है? ये कभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से सवाल उठाता है? आप जो बार बार सवाल उठाने के लिए बिना तथ्यों के चले आते हैं, आज 3 बजे अंतिम संस्कार के कारण सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में यही नहीं कहा सीबीआई जांच आप कराइए और आप निगरानी कीजिए, इतनी स्पष्ट सरकार कोई हो नहीं सकती। और दूसरी बात, केंद्र में जो दिल्ली केंद्र के अधीन था, मोदी शाह के रहते हुए दिल्ली दहली, पीएफआई पर कार्रवाई नहीं हुआ, योगी सरकार पीएफआई पर कार्रवाई करने जा रही। योगी सरकार डरती नहीं है किसी से, और पत्रकारों पे भी कार्रवाई होगी। ये मेरी सूचना है कि केंद्र से थोड़ा कहा गया कि थोड़ा सा नम्र रहिए, नर्म रहिए, पत्रकारों पे भी कार्रवाई ना किया जाए, वरना योगी सरकार इन पत्रकारों पे भी कार्रवाई करने जा रही है जिन्होंने झूठ बोलकर सांप्रदायिकता और जातीय संघर्ष में प्रदेश को धकेलना चाहा। ऐसी सरकार होनी चाहिए, कानून का राज हो, आम जनता भयमुक्त शासन में जी सके, इस तरह का राज। अब योगी सरकार ने क्या किया, उसमें आपको एक धारा का उल्लेख करके मैं समझाता हूं। योगी सरकार ने इसमें जो है आपको 19 एफआईआर दर्ज किए हैं। 19 एफआईआर में एफआईआर नंबर जो 151 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एफआईआर नंबर 151 को आपको ध्यान से
पढ़ना होगा। और ये इसमें एफआईआर में राजद्रोह, सेडिशन, ये जो चिल्लाते हैं ना, राजद्रोह लगाया है। योगी सरकार नहीं चुप रहने वाली है, वो इन इन लंपटों से निपटना जानती है। और योगी के तरीके के कारण ही तो एनटीसीए का जो हिंसा प्रदेश में उतना नहीं बढ़ा। हाईकोर्ट सुबह बैठ गई पोस्टर हटवाने को, योगी सरकार ने कानून बना दिया, पोस्टर रहेगा और पोस्टर रहा। और ये पोस्टर वहां ट्रंप के, अमेरिका तक में ट्रंप ने ब्लैक वाले, लाइफ मैटर वाले में यूज किया। तो योगी ऐसा कर रहे हैं और योगी आगे भी जो पैसा है उन्हीं से वसूल किया। तो इसमें इन्होंने सेडिशन लगाया है और आपराधिक साजिश रचने की जो 20 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें जो है ये एफआईआर हाथरस के चंदापा थाने में दर्ज है। इसमें कहा क्या गया है ये ध्यान से देखिए। एक पूरी सुनियोजित आपराधिक साजिश के तहत पीड़ित के परिवार को बरगलाया गया। जो आपने देखा आज तक इंडिया टुडे के रिपोर्टर्स के ऑडियो और कांग्रेस नेता के ऑडियो आपने देख लिया। कांग्रेस नेता का भी ऑडियो आपने सुना था, 2 ऑडियो वो देखा। तो एक पूरी सुनियोजित आपराधिक साजिश एफआईआर में है। दूसरा, अराजक तत्वों ने पीड़ित परिवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ गलत बयानी करने के लिए 50 लाख का प्रलोभन दिया। योगी सरकार ऐसे नहीं कर रही है। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कांग्रेस का कह रहा है कि तुम योगी जो से जो मिलने गए 25 लाख का जो तुम्हें मुआवजा दे रहे वो नहीं लेना, 50 लाख का मांग करना, 50 लाख देंगे, प्रियंका जी आ रही है, प्रियंका जी से तुम्हें मिलना है। कांग्रेस का वो एक अराजकता रहे प्रदेश में, इसलिए 25 लाख मुआवजा मत लेना, 50 लाख मांगना। ये ऑडियो वायरल हुआ कांग्रेस के दलाल का, प्रियंका आ रही है, प्रियंका तुमसे मिलेंगी। तो कांग्रेस इस 50 लाख का प्रलोभन देकर अराजकता पैदा करने में ऑडियो वायरल हो चुका है कि इसमें कांग्रेस शामिल है। दूसरा, तीसरा, अराजक तत्व प्रदेश में वर्ग और जाति विशेष को भड़काकर प्रदेश में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे थे। वर्ग और जातीय संघर्ष लाल कम्युनिस्टों का ये प्रिय नारा है, वर्ग और जातीय संघर्ष। और जब तक जातीय संघर्ष नहीं बढ़ाएंगे, हिंदू जो एक हो रहा है वो उसको तोड़ नहीं पाएंगे। अगर दूसरे समुदाय एक हो तो प्रोग्रेसिव हैं, पर हिंदू समुदाय को जितना तोड़ना है वो एक हो गया तो वो सांप्रदायिक हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते। इसीलिए भीम आर्मी वाला चंद्रशेखर अलीगढ़ विश्वविद्यालय जामिया में नहीं जाता अपने दलितों के लिए आरक्षण मांगने, पर ये दहलाने के लिए मेरठ और आगरा से लाता है। ये जो चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हैं ये दलित समाज का विरोधी है, ये हितैषी नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा कि पूरे हाथरस में चंद्रशेखर रावण को तो अब अगर पुलिस छोड़ दे तो जनता ही दौड़ा कर मारेगी। चौथा, पीड़ित परिवार पर बार बार ये दबाव बनाया गया कि वो बोले कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, जबकि पहली शिकायत में पीड़ित परिवार ने मारपीट की बात कही थी। पहला जो पुलिस में घटना के तुरंत बाद जो एफआईआर हुआ उसमें पीड़ित परिवार ने एफआईआर में कहा कि उसके साथ मारपीट हुई थी। लेकिन आप जानते हैं कि आपको आज तक की अंजना ओम कश्यप का आपको ट्वीट जाके देखिए, सिर्फ अंजना नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग जो कह रहे थे लास्ट टेस्टिमनी क्यों नहीं महत्वपूर्ण है, मृतका का लास्ट बयान क्यों नहीं महत्वपूर्ण है। फर्स्ट एफआईआर से लास्ट आते तक सामूहिक दुष्कर्म हो गया। और प्रथम जब कोई पीड़ित है तो प्रथम वही शिकायत दर्ज कराएगा ना जो उसके साथ हुआ है। उसमें मारपीट है, कहीं सामूहिक दुष्कर्म नहीं है। लेकिन लास्ट में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आरोप के मुताबिक पीड़िता ने अपने मां और भाई को बचाने की कोशिश की, क्योंकि गांव वालों के मुताबिक मां और भाई ने मारा। लेकिन अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार लगातार ये जोड़ दे रहे थे ताकि उनकी जो चैनल ने फर्जी टीआरपी के लिए धंधे किए हैं वो साबित कर सके। तो इस एफआईआर में कहा गया कि जो प्रथम एफआईआर था जिसमें शिकायत की बात थी और उसमें पीड़िता पे बार बार दबाव बनाते हुए आपको इंडिया टुडे, आज तक, एबीपी के पत्रकार भी आपको दिखे और कांग्रेस दिखी कि प्रियंका जी आएंगे तब तुम्हें नहीं मानना है, कांग्रेस दिखी। तो एफआईआर में ये प्रदेश सरकार की छवि खराब कर पूरे प्रदेश में सनसनी फैलाने का प्रयास किया गया और अमन चैन छीन भिन करने का प्रयास किया गया। पूरे प्रदेश को अराजकता में धकेलने का प्रयास था।
ये इस एफआईआर में स्पष्ट हुआ है। और इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक कांग्रेस का नेता है जो कह रहा है, जो आरोपी है उसका अगर आप ये करके लाओगे तो 1 करोड़ रुपए देंगे। ये कांग्रेस का नेता है। इस कांग्रेस के नेता का नाम है निजाम मलिक, हरालाल निजाम मलिक। और ये आम आदमी पार्टी का नेता है संजय सिंह, जो वहां पे नौटंकी करने पहुंचा था, गिद्ध भोज करने पहुंचा था। आम आदमी पार्टी का एक ऑडियो जो वायरल हुआ जिसमें 50 लाख मांगने की बात की गई, उसमें ये भी आया सिसोदिया आदि आ रहे हैं। ये सिसोदिया पर आरोप है, ये सिसोदिया मनीष सिसोदिया है। आम आदमी पार्टी एक अराजक पार्टी है, कांग्रेस से भी ज्यादा अराजक पार्टी है। ये बात तो कई बार साबित हुई है। दिल्ली की जनता पता नहीं किस लिए सर पे उठाए घूमती। मैं भी दिल्ली वाला हूं, मुझे भी गाली दे सकते। उसके बाद कहा सोशल मीडिया पर इस एफआईआर में लोगों को भड़काने के लिए तमाम झूठी तस्वीरें और ऑडियो वायरल कराए गए। तमाम झूठी तस्वीरें और ऑडियो वायरल किए गए। और आप सब देख लीजिए कि उसमें उस समय के डी खुद इंडिया टुडे के का एडिटर राहुल कमल ने एक फर्जी फर्जी इसलिए कि पूरे कॉन्टेक्स्ट को काट कर एक छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल किया था कि वहां प्रदेश के जो डीएम है वो पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं। ये राहुल कमल इंडिया टुडे का एडिटर तक जिसमें शामिल है जो फर्जी वीडियो वायरल। इस एफआईआर में नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड सब समझाते चल रहा हूं। आगे एफआईआर में कहा गया यह केस तब फाइल किए गए थे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया था कि कुछ लोग उनकी सरकार के प्रगति देखकर हाथरस कांड का गलत फायदा उठा रहे हैं। और इसमें जो है और हाथरस में गहरी साजिश रची गई जो हम पता लगाएंगे। तब इस पूरी साजिश को सामने लाने के लिए केस फाइल हुआ है और इसमें सारी धाराएं लगाई गई है, सारे तथ्य रखे गए हैं। क्योंकि आपको एनजीओ देख लीजिए कि उस पे एनजीओ का डिटेल है। और ऊपर मैं कहूंगा देखने के लिए कि जो जिसको ठाकुर ठाकुर कह के ठाकुर दलित की लड़ाई राजदीप सरदेसाई जैसे लोग पैदा करना चाहते थे, यहीं रुके। ये ठाकुर है, ये अभियुक्त जो है संदीप, उसका पिता है, गरीब है, खाने तक को नहीं है। लेकिन क्या सवर्ण और ठाकुर होना आज अपराध हो गया है। ये ठाकुर दलित करके पूरे हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश रची गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में इसका खुलासा योगी सरकार ने किया है, तो आज मैं अनुरोध करूंगा उस आत्मविहीन आत्मबल विहीन तथाकथित राष्ट्रवादियों से जो बात बात में कूद पड़ते हैं, गर्म पानी की तरह उबाल लेते हैं। सब क्यों जलाया रात में योगी जी? एक क्योंकि मेरे पोस्ट में आया था और तथाकथित हिंदू ही था, तथाकथित ही हिंदू था। अरे इसको क्यों कहते हो, ये पत्रकार नहीं है, ये पता नहीं गंदा गंदा गाली मेरे बारे में। और आज ये बात सुप्रीम कोर्ट में आ रही है। जो मैंने कल भी मैंने जो कहा था वही बात आई सुप्रीम कोर्ट में। ये पत्रकारिता के अनुभव से बता रहा हूं, इसलिए मुझे गाली दे के कोई फायदा नहीं होगा। देखिए आम आदमी पार्टी का ये विधायक है, ये ऊपर ऊपर ये विधायक तो कोरोना लेकर वहां पहुंच गया था लोगों को फैलाने। तो ऐसे गिद्धभोज हुआ है। इस गिद्धभोज का खुलासा योगी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है, न्यायालय में कर दिया है। गिद्धों को रास तो नहीं आएगी, लेकिन गिद्धों को एक्सपोज करना हमारा और आपका काम है, जो हम मिलकर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।